जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां स्कूलों में कोई टीचर क्लास में खड़े होकर लेक्चर नहीं देता। हाँ, और जहाँ बच्चों को स्कूल से घर जाने के बाद कोई होमवर्क भी नहीं मिलता। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक छात्र महज 20 साल की उम्र तक आते आते हैं सिर्फ अपनी मास्टर डिग्री ही पूरी नहीं कर लेता, बल्कि एक पूरी तरह से तैयार प्रोफेशनल बन जाता है। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है। हाँ, मुझे भी पहली बार में ऐसा ही लगा था। लेकिन शिवनारायण के पब्लिश किए गए ज्ञानपीठ लर्नोग्राफी और पावर ऑफ तक्षशिला टीचर्स के शोध पत्रों पर आधारित आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम इसी बिल्कुल क्रांतिकारी व्यवस्था को डिकोड करने जा रहे हैं। सही कहा, और ये बहुत जरूरी विषय है। तो हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे ये नया मॉडल हमारी जो पारंपरिक मतलब पैसिव लिसनिंग वाली प्रथा है कि क्लास में चुपचाप बैठकर बस सुनते रहो, उसे कैसे पूरी तरह खत्म कर देता है। बिल्कुल, और ये छात्रों को सिर्फ ज्ञान लेने वालों की जगह यूनिवर्सल नॉलेज बिल्डर्स बना देता है। हाँ, अगर मैं इसे एक आसान रूपक से समझाऊं तो हमारी जो आज की एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल वैसी है जैसे किसी को साइकिल चलाते हुए देखना। हाँ, और ये मान लेना कि आप भी साइकिल चलाना सीख गए हैं। एकदम सही। जबकि ये जो लर्नोग्राफी मॉडल है ये कहता है कि सीखना असल में खुद साइकिल की सीट पर बैठकर पेडल मारने जैसा है। तो चलिए इस बिल्कुल नए और थोड़े हैरान करने वाले विषय की गहराई में चलते हैं। मुझे लगता है शुरुआत यहीं से करनी चाहिए कि ये लर्नोग्राफी असल में है क्या। हाँ, मतलब ये किस तरह के बदलाव की बात कर रही है? देखिए, ये शिक्षा के क्षेत्र में कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये पूरी व्यवस्था को ही पलट देने वाला विचार है। मतलब पूरी तरह से एक नया सिस्टम। बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए कि पारंपरिक शिक्षा एक टीचर सेंट्रिक मॉडल है। मतलब टीचर क्लास के सेंटर में है और सारा ज्ञान उसी की तरफ से आ रहा है। हाँ, जैसे टीचर एक पानी का जग है और बच्चे खाली ग्लास। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। लेकिन ज्ञानपीठ लर्नोग्राफी इस मॉडल को पूरी तरह खारिज कर देती है। ये एक स्टूडेंट ड्रिवन नॉलेज स्टूडियो की बात करती है। नॉलेज स्टूडियो। हाँ, इसका मूल सिद्धांत ये है कि ज्ञान को सिर्फ शब्दों या लेक्चर के जरिए किसी के दिमाग में डाला नहीं जा सकता। ज्ञान कोई लिक्विड नहीं है जिसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेल दिया जाए। तो फिर ज्ञान कैसे आता है? इसे छात्रों को खुद अपने दिमाग के अंदर कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, यानी खुद बनाना पड़ता है। और जब वो ऐसा करते हैं तो वो सिर्फ विद्यार्थी नहीं रह जाते। तो क्या बन जाते हैं? वो ज्ञान के मॉडरेटर और इनोवेटर बन जाते हैं। ये बात तो बहुत लॉजिकल लगती है। जब तक कोई खुद काम नहीं करेगा वो सीखेगा कैसे? बिल्कुल। लेकिन अगर ये इतना ही साफ है तो जो हम सदियों से चला रहे हैं जिसे पूरी दुनिया सही मानती है उसमें असल में बुनियादी खराबी क्या है? देखिए, यहीं पर बहुत बड़ी गलतफहमी है जिससे ये सोर्स तोड़ता है। हम हमेशा से मानते आए हैं कि हमारा स्कूल सिस्टम कॉग्निटिव साइंस पर आधारित है, यानी संज्ञानात्मक विज्ञान। हाँ, हमें लगता है कि क्लासरूम में जब बच्चा चुपचाप बैठकर टीचर को सुन रहा है तो उसका दिमाग जानकारी को प्रोसेस कर रहा है, लॉजिक लगा रहा है और समझ रहा है। हाँ, हम तो यही मानते हैं। लेकिन रिसर्च बताती है कि पारंपरिक शिक्षा असल में कॉग्निटिव साइंस है ही नहीं, ये पूरी तरह से लिम्बिक साइंस है। एक मिनट रुकिए, लिम्बिक साइंस, इसका पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना है? मैं समझाता हूँ। हाँ, जरा आसान भाषा में बताइए क्योंकि ये शब्द थोड़ा भारी लग रहा है। बिल्कुल, देखिए, लिम्बिक सिस्टम हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो भावनाओं को, प्रेरणा को और सबसे बड़ी बात डर को कंट्रोल करता है। अच्छा। अब एक नॉर्मल क्लासरूम के बारे में सोचिए, वहां पढ़ाई कैसे होती है? टीचर या तो परीक्षा का डर दिखाता है या फिर अच्छे नंबर लाने का लालच। हाँ, ध्यान से सुनो वरना फेल हो जाओगे वाला रवैया। एकदम सही। जब कोई टीचर लेक्चर देता है तो वो विषय को पढ़ाने से ज्यादा असल में बच्चों का ध्यान खींचने और उनके इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। अच्छा, मतलब शांत बैठो, मेरी तरफ देखो, ये सब। हाँ, ये सब लिम्बिक सिस्टम को एक्टिवेट करने के तरीके हैं। सोर्स का कहना है कि सिर्फ लेक्चर देने से छात्र के दिमाग के उस हिस्से में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता जो असल में ज्ञान को स्टोर करता है। मतलब हम इतने सालों से बच्चों को सिर्फ इमोशनली कंट्रोल कर रहे हैं, उन्हें असल में कुछ सिखा नहीं रहे। रिसर्च तो यही कहती है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। क्या रिसर्च में इसका कोई प्रैक्टिकल सबूत भी दिया गया है कि लेक्चर से ज्ञान ट्रांसफर नहीं होता? हाँ, एक बहुत ही सीधा सा सबूत दिया गया है। पेपर में लिखा है कि अगर किसी भी टीचर के बेहतरीन से बेहतरीन लेक्चर के ठीक बाद तुरंत बाद
बिना बच्चों को घर जाकर किताब खोलने या रटने का मौका दिए अगर आप तुरंत एक टेस्ट ले लें तो रिजल्ट साफ दिखा देंगे कि क्लास में बैठे ज्यादातर बच्चों को कुछ भी याद नहीं है। अरे वाह, ये तो सोचने वाली बात है। सोर्स कहता है कि अगर टीचिंग से सच में ज्ञान का संचार होता तो बच्चे तुरंत टेस्ट पास कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिसका सीधा मतलब है कि स्कूल में सिर्फ बैठकर टीचिंग सुनना असल में घंटों की बर्बादी है। बिल्कुल। ये उदाहरण तो बहुत ही सटीक है। घर जाकर रटे बिना तो सच में कोई टेस्ट पास कर ही नहीं सकता। तो फिर अगर पारंपरिक तरीका उल्टा है तो लर्नोग्राफी के हिसाब से सही तरीका क्या है? ज्ञान आखिर दिमाग में छपता कैसे है? पारंपरिक शिक्षा में हम पहले कॉग्निटिव नॉलेज देते हैं, यानी पढ़ना, सुनना और समझना। हाँ। और फिर उम्मीद करते हैं कि बच्चा उसे मोटर नॉलेज में बदलेगा, यानी उसे लिखेगा या प्रैक्टिस करेगा। लर्नोग्राफी इसके बिल्कुल उलट काम करती है। मतलब इसमें मोटर नॉलेज पहले आता है? एकदम सही। इसमें मोटर नॉलेज पहले आता है और कॉग्निटिव नॉलेज उसके बाद। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि छात्र पहले कोई फिजिकल या टास्क बेस्ड एक्शन करते हैं। वे अपने हाथों से, अपनी इंद्रियों से कुछ बनाते या लिखते हैं और उस फिजिकल एक्शन के जरिए उनके दिमाग में समझ या ज्ञान डेवलप होता है। अगर मैं इसे एक आम जिंदगी के उदाहरण से जोड़ूं तो क्या ये वैसा ही है जैसे हम कार चलाना या कीबोर्ड पे बिना देखे टाइप करना सीखते हैं? बिल्कुल, एकदम सटीक। क्योंकि जब कोई टाइपिंग सीखता है तो वो कीबोर्ड के अक्षरों को रटता थोड़ी है, वो बस अपनी उंगलियों से बार बार टाइप करता है। हाँ, और कुछ समय बाद उंगलियों को खुद याद हो जाता है कि कौन सा अक्षर कहाँ है। तो ये मोटर सर्किट या मसल मेमोरी का काम है ना? यही तो। लोग्नोग्राफी गणित, विज्ञान और इतिहास जैसे विषयों को भी इसी मसल मेमोरी या मोटर सर्किट के जरिए सिखाने की बात करती है। अच्छा, लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। बताइए। मतलब अगर कोई टीचर सामने खड़े होकर कंट्रोल नहीं कर रहा है तो क्या 40-50 बच्चों की क्लास में पूरी तरह से अराजकता नहीं फैल जाएगी? ये चिंता लाजमी है और यहीं पर इस पूरी लर्नोग्राफी प्रणाली के असली हीरो सामने आते हैं। असली हीरो? हाँ, सोर्स में इन्हें तक्षशिला टीचर्स कहा गया है। तक्षशिला टीचर्स, नाम से तो ऐसा लगता है जैसे किसी पुराने विश्वविद्यालय के बहुत बड़े दाढ़ी वाले विद्वान हो जो पेड़ों के नीचे ज्ञान बांट रहे हो। नाम जरूर हमारी प्राचीन परंपरा से लिया गया है, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट बहुत ही मॉडर्न है। तक्षशिला टीचर्स कोई बड़े पारंपरिक या अडल्ट टीचर नहीं है। तो फिर कौन है ये? ये असल में उसी क्लास के हाई परफॉर्मिंग और पहले से ट्रेंड छात्र होते हैं। इन्हें सोर्स में स्मॉल टीचर्स कहा गया है। एक मिनट, मतलब क्लास के ही बच्चे क्लास को चला रहे हैं? बिल्कुल। लर्नोग्राफी मॉडल में एक पूरी क्लास को 7 छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। अच्छा। जिन्हें मिनिएचर स्कूल्स या लघु विद्यालय कहा जाता है। अच्छा। हर मिनिएचर स्कूल का लीडर एक तक्षशिला टीचर होता है। समझ गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्मॉल टीचर्स भी सामने खड़े होकर लेक्चर नहीं देते। तो फिर वो सिखाते कैसे हैं? वे अपने साथियों के बीच बैठते हैं, उनके साथ मिलकर काम करते हैं और टास्क को पूरा करने की प्रोसेस का प्रदर्शन करते हैं। वे अपने ग्रुप को गाइड करते हैं कि काम कैसे करना है। और जो असली बड़े टीचर हैं, जिन्हें स्कूल ने नौकरी पर रखा है, उनका क्या होता है? क्या उनकी छुट्टी हो जाती है? नहीं, वे गायब नहीं होते, लेकिन उनका रोल 180 डिग्री घूम जाता है। मतलब? वे अब ज्ञान देने वाले अथॉरिटी फिगर नहीं रहते, बल्कि एक फैसिलिटेटर या सुविधादाता बन जाते हैं। उनका काम सिर्फ ये देखना है कि क्या तक्षशिला टीचर्स अपना काम सही से कर रहे हैं। वे लेक्चर देना पूरी तरह से बंद कर देते हैं। ये तो पावर का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब बच्चे ही बच्चों को सिखा रहे हैं तो इससे क्लास का माहौल कैसे सुधरता है? बच्चे तो आपस में लड़ते भी बहुत हैं। यहाँ जो बात सामने आती है वो न्यूरोलॉजी और बिहेवियरल साइंस से जुड़ी है। अच्छा। सोच समझाता है कि ये मॉडल मिरर न्यूरॉन्स के जरिए होने वाले इमिटेशन बिहेवियर यानी नकल करने की आदत को पॉजिटिव दिशा में मोड़ देता है। मिरर न्यूरॉन्स। अब इसका स्कूलों की बुलिंग या क्लास के माहौल से क्या संबंध है? देखिए, जब कोई बड़ा टीचर क्लास के सामने खड़े होकर टॉप डाउन तरीके से आदेश देता है, जैसे चुप रहो, मैं जो कह रहा हूं वो सुनो। हाँ, जो कि बहुत आम है। तो छात्रों के दिमाग में मौजूद मिरर न्यूरॉन्स उस अथॉरिटी वाले बर्ताव को सोखने लगते हैं। अनजाने में ही छात्र ये सीख जाते हैं कि जिसके पास पावर है वो दूसरों को दबा सकता है। ओह, तो इसी नकल करने की वजह से स्कूलों में दादागिरी या बुलिंग होती है। बिल्कुल। जो बच्चे ताकतवर होते हैं वे टीचर की उसी अथॉरिटी की नकल करके दूसरे बच्चों को डराते हैं। लेकिन तक्षशिला मॉडल में कोई टॉप डाउन लेक्चरिंग हो ही नहीं रही है। वहां तो सब साथ बैठकर काम कर रहे हैं। हाँ, वहां पीयर टू पीयर मॉडल है। तो जब मिरर न्यूरॉन्स सहयोग और साथ मिलकर काम करने की नकल करते हैं तो स्कूलों में बुलिंग अपने आप कम हो जाती है।
ये तो बहुत ही गहरी इंसाइट है। मतलब हम सिर्फ पढ़ाई का तरीका नहीं बदल रहे, हम अनजाने में बच्चों की सोशल प्रोग्रामिंग को भी ठीक कर रहे हैं। एकदम सही। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये स्मॉल टीचर्स आखिर साइंस या गणित जैसे मुश्किल विषय बिना लेक्चर के सिखाते कैसे हैं? यहाँ हमें इस न्यूरोसाइंस की थोड़ी और गहराई में जाना होगा। इसके लिए सोर्स में ब्रेन पेज थ्योरी का बहुत डिटेल में वर्णन किया गया है। ये समझ लीजिए कि लर्नोग्राफी का मेन इंजन है। ब्रेन पेज थ्योरी? हाँ, इसका मतलब है बुक टू ब्रेन नॉलेज ट्रांसफर। आसान शब्दों में किताब की जानकारी का सीधे दिमाग में छप जाना। किताब से सीधे दिमाग में। ये तो कुछ ज्यादा ही जादुई लग रहा है। बिना पढ़े या रटे किताब सीधे दिमाग में कैसे जा सकती है? इसे समझने के लिए हमें फिर से दिमाग के स्ट्रक्चर पर आना होगा, जैसा कि हमने पहले लिम्बिक सिस्टम की बात की थी। हाँ, जहाँ डर और लालच होता है। सही। तो पारंपरिक शिक्षा में क्या होता है? परीक्षा और होमवर्क के तनाव के कारण छात्र के दिमाग का एमिगडाला हाईजैक हो जाता है। एमिगडाला हाईजैक, ये एमिगडाला क्या करता है? ये हमारे दिमाग का सेफ्टी अलार्म है जो खतरे या डर को भांपता है। जब बच्चा डरा हुआ होता है तो ये अलार्म बज जाता है, और जब ऐसा होता है तो वो सीखने के मेन सेंटर यानी हिप्पोकैम्पस को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। अच्छा, तो जानकारी हिप्पोकैम्पस तक पहुंच ही नहीं पाती? बिल्कुल नहीं। ओह, तो इसका मतलब है कि हमारा पारंपरिक सिस्टम जहां बच्चों को डांट कर पढ़ाया जाता है, वो अनजाने में ही हमारे दिमाग के सीखने वाले हिस्से का शटर गिरा देता है। 100% सही। और यही कारण है कि बच्चे रटी हुई बातें एग्जाम के अगले दिन भूल जाते हैं। समझ गई। इसके उलट लर्नोग्राफी इस डर को बाईपास करके सीधे मोटर सर्किट्स को एक्टिवेट करती है, खासकर दिमाग के बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम हिस्से को। ये वो हिस्से हैं जो मूवमेंट और आदतों को कंट्रोल करते हैं, जैसे साइकिल चलाना। हाँ, तक्षशिला टीचर्स इसी मोटर सर्किट के जरिए ज्ञान को छापने के लिए एक खास फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं जिसे SOTIM कहते हैं। एक मिनट, SOTIM, ये क्या है? SOTIM मतलब स्पेस, ऑब्जेक्ट, टाइम, इंस्टेंस और मॉड्यूल। ये शब्द सुनने में तो किसी इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लग रहे हैं। एक बच्चा इतिहास पढ़ते समय इस SOTIM का इस्तेमाल असल में कैसे करता है? ये बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है। देखिए, स्पेस का मतलब है उस काम के लिए एक जगह तय करना, चाहे कॉपी पर हो या दिमाग में। अच्छा। ऑब्जेक्ट वो टूल या विषय है जिस पर काम किया जा रहा है। टाइम का मतलब है उस काम को पूरा करने की स्पीड। और इंस्टेंस? इंस्टेंस का मतलब है उस जानकारी का एक खास उदाहरण। और जब ये चारों चीजें एक साथ मिलती हैं तो आखिर में एक मॉड्यूल तैयार होता है। मॉड्यूल मतलब जानकारी का एक पक्का ढांचा। बिल्कुल, जो दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है। अगर मैं SOTM को समझने के लिए एक रूपक दूं तो ये ऐसा लगता है जैसे बच्चे के दिमाग के अंदर एक 3D प्रिंटर काम कर रहा हो। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया तुलना है। क्योंकि पारंपरिक शिक्षा में तो हम एक खाली डिब्बे में बस जानकारी फेंक रहे थे बिना किसी शेप के, लेकिन यहाँ बच्चा जानकारी को सिर्फ स्टोर नहीं कर रहा है, बल्कि वो एक 3D ढांचा प्रिंट कर रहा है जिसे वो जब चाहे इस्तेमाल कर सकता है। ये 3D प्रिंटर का उदाहरण एकदम परफेक्ट है। लेकिन आपको पता है, 3D प्रिंटिंग के लिए भी किसी कच्चे माल की जरूरत होती है। हवा में तो प्रिंटिंग होगी नहीं। हाँ, रॉ मटेरियल तो चाहिए। वो कहाँ से आता है? लर्नोग्राफी में ये रॉ मटेरियल 3 तरह की किताबें होती हैं: स्पेक्ट्रम बुक, मैट्रिक्स बुक और सब्जेक्ट बुक। इन 3 किताबों का क्या काम है? इसे ऐसे समझिए, स्पेक्ट्रम बुक एक तरह का ब्लूप्रिंट देती है, ये बताती है कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। मैट्रिक्स बुक एक सांचा या ग्रिड है। अच्छा, एक स्ट्रक्चर। हाँ, और सब्जेक्ट बुक वो ईंट गारा है जिसमें असली जानकारी होती है। तो छात्र अपने हाथों से सब्जेक्ट बुक से जानकारी उठाता है, उसे मैट्रिक्स बुक के सांचे में डालता है और स्पेक्ट्रम बुक के ब्लूप्रिंट से अपना खुद का ब्रेन पेज तैयार करता है। ये तो वाकई दिमाग के अंदर एक इमारत खड़ी करने जैसा है। कोई बना बनाया ज्ञान नहीं परोस रहा है, हर कोई अपना खुद का ज्ञान निर्मित कर रहा है। यही तो इसकी ताकत है। लेकिन मुझे ये समझना है कि क्लासरूम में चलने वाले इस 3D प्रिंटर का बाहरी दुनिया में क्या असर पड़ता है। जब ये बच्चे स्कूल से बाहर निकलेंगे तो उनके फ्यूचर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सोर्स में इसके बहुत ही साफ और बड़े असर बताए गए हैं। खासकर तक्षशिला टीचर्स के 5 प्रमुख गुणों की बात की गई है। तो चलिए इन 5 गुणों को समझते हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है एकेडमिक एक्सीलेंस या शैक्षणिक उत्कृष्टता। जब कोई बच्चा हर दिन SOTM डायनामिक्स से काम करेगा तो उसकी याददाश्त और समझ बाकियों से बहुत गहरी हो जाएगी।
ये बात तो समझ आती है, खुद दीवार बनाओगे तो मजबूत ही बनेगी। लेकिन दूसरा गुण क्या है? दूसरा गुण है उन्हें ट्रेन्ड वॉरियर्स कहा गया है। ये प्रणाली उन्हें बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग जैसी क्षमता भी दे सकती है। एक मिनट रुकिए, ट्रेन्ड वॉरियर्स। एक क्लासरूम में इतिहास के नोट्स बनाने से सीधा मिलिट्री लेवल के अनुशासन की बात करना, क्या ये एक बहुत अजीब छलांग नहीं है? इसे कैसे समझा जाए? पहली बार में ये छलांग बड़ी जरूर लगती है, लेकिन अगर हम इसे न्यूरोलॉजिकल लेवल पर डिकोड करें तो ये बहुत लॉजिकल है। वो कैसे? हमने बात की थी कि लर्नोग्राफी मोटर साइंस पर काम करती है। जब कोई छात्र हर रोज एक सख्त एसओटीएम फ्रेमवर्क में फिजिकल एक्शन करता है तो उसके दिमाग का सेरिबेलम स्थायी रिफ्लेक्स डेवलप कर लेता है। अच्छा। और मिलिट्री ट्रेनिंग का बेसिक रूल भी तो यही है। वहां भी प्रोसीजरल मेमोरी पर जोर दिया जाता है ताकि सैनिक बिना सोचे सही कदम उठा सके। हाँ, मतलब मसल मेमोरी। बिल्कुल। सेरिबेलम इस बात में कोई फर्क नहीं करता कि आप मैथ का फॉर्मूला हल कर रहे हैं या कोई फिजिकल ड्रिल कर रहे हैं। वो सिर्फ अनुशासन और सीक्वेंस को पकड़ता है। कमाल है। मतलब ये सिर्फ किताबी अनुशासन नहीं है, ये उनके नर्वस सिस्टम में बसा हुआ एक फिजिकल अनुशासन है। एकदम सही। और अगर किसी इंसान में इतनी सटीकता आ जाए तो मुझे लगता है कि जब वो किसी ऑफिस या कॉर्पोरेट दुनिया में जाएगा तो वहां भी कमाल करेगा। बिल्कुल। और यहीं से इनका तीसरा गुण आता है, प्रोफेशनल स्किल्स। आज कंपनियों को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सिर्फ लेक्चर सुन सकें। उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो वर्कफ्लो को समझें, टाइम मैनेजमेंट कर सकें और एक क्रम में टास्क पूरे कर सकें। और एक तक्षशिला टीचर स्कूल में यही तो करता आया है। ये बहुत बड़ी बात है। और अगर कोई जानकारी को ऐसे SOTIM मॉड्यूल्स में तोड़कर देखने का आदी हो जाए तो क्या इससे उसकी लॉजिकल थिंकिंग भी बेहतर नहीं होगी? 100%। और यही उनका चौथा गुण है, क्वालिटी कोडिंग। अच्छा, कोडिंग? हाँ, कोडिंग असल में क्या है? बड़ी प्रॉब्लम को छोटे ब्लॉक्स में तोड़ना और पैटर्न पहचानना। एक लर्नोग्राफी का छात्र जन्मजात एक अच्छा कोडर बन सकता है क्योंकि उसका दिमाग शुरू से ही जानकारी को एल्गोरिदम में प्रोसेस करना सीख गया है। ये तो आज के AI के युग के लिए बहुत जरूरी है। तो अंत में समाज को क्या मिलता है? समाज को मिलता है पांचवा गुण, एक स्मार्ट वर्कफोर्स। एक ऐसी ऑटोनॉमस वर्कफोर्स जो बिना किसी बॉस के खुद फैसले ले सके और प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। ये सब कुछ बहुत ही प्रभावशाली लगता है, लेकिन अब हम इस चर्चा के अंतिम और शायद सबसे बड़े दावे पर आते हैं। इस पूरी लर्नोग्राफी प्रणाली का फाइनल टाइमलाइन क्या है? इसका सबसे साहसिक दावा ये है कि 20 साल की उम्र तक एक छात्र अपनी मास्टर्स डिग्री, जी हाँ मास्टर्स डिग्री और प्रोफेशनल स्किल्स पूरी कर लेगा। 20 साल की उम्र में मास्टर्स डिग्री? पारंपरिक शिक्षा में तो उस उम्र में लोग अपनी ग्रेजुएशन के पहले या दूसरे साल में होते हैं। ये स्पीड कैसे मुमकिन है? ये स्पीड इसीलिए मुमकिन है क्योंकि इस प्रणाली में समय की बिल्कुल बर्बादी नहीं होती। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसमें होमवर्क नाम की कोई चीज नहीं होती। नो होमवर्क। कोई होमवर्क नहीं? ये तो सच में एक सपना सच होने जैसा है। बिल्कुल। सब कुछ स्कूल के घंटों में ही ब्रेन पेज मेकिंग से पूरा हो जाता है। घर का समय उनके खेल कूद और आराम के लिए पूरी तरह फ्री रहता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इस चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि ये सिस्टम समय, ऊर्जा और बचपन के अनमोल सालों को बचाता है। सही कहा। इसका सार यही है कि ज्ञान को सिर्फ रटने की बजाय उसे एक फिजिकल एक्शन या मोटर मॉड्यूलेशन में बदल देना ही शिक्षा का फ्यूचर है। इसके एनालिसिस के लिए शुक्रिया। अब जब हम इस चर्चा के अंत पर आ गए हैं तो मैं श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। बिल्कुल। हमने शुरुआत में कहा था कि पारंपरिक शिक्षा किसी को साइकिल चलाते हुए देखने जैसी है और लर्नोग्राफी खुद पैडल मारने जैसी है। लेकिन जरा सोचिए, अगर पूरी की पूरी एक पीढ़ी बिना किसी अथॉरिटी फिगर या लेक्चर देने वाले टीचर के सीधे तौर पर अपने साथियों के साथ मिलकर ज्ञान बनाती है, एक ऐसी पीढ़ी जो डर के मारे काम नहीं करती और 20 साल की उम्र में मास्टर डिग्री लेकर प्रोफेशनल बन जाती है, तो जब ये युवा असली दुनिया में कदम रखेंगे तो क्या होगा? समाज में हमेशा से ये माना जाता है कि जो पद में या उम्र में बड़ा है सबको उसकी बात माननी है, लेकिन ये तक्षशिला टीचर्स तो किसी की बात ऐसे ही मान लेने के लिए ट्रेंड ही नहीं है। ये तो हर चीज को खुद परखने वाले लोग हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट होगा। हमारी राजनीतिक व्यवस्था इस नई, बेखौफ और ऑटोनॉमस पीढ़ी का सामना करने के लिए तैयार है? क्या समाज बर्दाश्त कर पाएगा कि युवा किसी की बात पर आंख मूंद कर न माने? ये सच में एक सोचने वाला सवाल है। सच में ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए। आज की हमारी इस गहन चर्चा में बस इतना ही।
सीखते रहिए और अपने दिमाग के 3D प्रिंटर को कभी रुकने मत दीजिए।